हाय एवरीवन। तो हम लोग देख रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं। देखिए इलेक्शन कैसे होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट के होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेकिन एक एक्सेप्शन है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर और इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते थे लोकसभा राज्यसभा की। बट यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ सारे जो मेंबर्स है वहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते थे, यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं। नोट द मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ही मस्ट बी द ग्रेटर ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज। क्वालिफाइड होना चाहिए लोकसभा के राज्यसभा के इलेक्शन के लिए। कोई ऑफिस नहीं होल्ड करना चाहिए उसको यूनियन गवर्नमेंट में और एनी स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और एनी पब्लिक अथॉरिटी की। नॉमिनेशन सब्सक्राइब होना चाहिए 20 इलेक्टर्स एज प्रपोजर एंड 20 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। तो इसको रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट रिक्वायर नहीं है। सिंपल जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, उससे इसको रिमूव किया जा सकता है। राइट, रिजोल्यूशन मूव्ड इन राज्यसभा एंड देन अप्रूव्ड बाय द लोकसभा। 14 days notice must be given before introduction of such a resolution। इमरजेंसी प्रोविजन की बात कर सके तो प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 350 to 360 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 3 तरह की इमरजेंसी होती है, जैसे नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है नेशनल इमरजेंसी को जब सिक्योरिटी नेशन की वो किस में हो, थ्रेट में हो, या तो हमारी किसी पड़ोसी देश से ऐसा है कि वॉर चल रही है, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए, या फिर आर्म्ड रिबेलियन की वजह से नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं इवन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वॉर। प्रेसिडेंट इशू कर सकता है डिफरेंट प्रोक्लेमेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रीज or armed rebellion or imminent danger therefore. So whether or not there is proclamation already issued by him and such proclamation is in operation. इमरजेंसी आई है अगर वॉर की वजह से या एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से, इसको हम एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं। एंड दैट ड्यू टू आर्म्ड रिबेलियन, इसको हम इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं। ये पूरे देश में डिक्लेयर हो सकती है या फिर पार्ट ऑफ इट में। रिटन रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होता है, कैबिनेट का रिकमेंडेशन जरूरी है, राइट, टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी। पीएम के अलावा पूरा कैबिनेट बैठेगा, बैठ के मीटिंग करेगा, फिर कहीं जाके ये इमरजेंसी डिक्लेयर होगी। डिक्लेरेशन जो है नेशनल इमरजेंसी का, ये कोर्ट में चैलेंज हो सकता है अगर बाद में ये पता चलता है कि जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है देश में वो इर्रिलेवेंट फैक्ट्स के बेस पे डिक्लेयर की गई है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल बिल्कुल इसके लिए जरूरी है और इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस विद इन 1 month ऑफ कमेंसमेंट। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है कमेंसमेंट से, इस तरह का जो प्रोक्लेमेशन है उसके कमेंसमेंट से पहले, और इफ इट वाज डिसॉल्व बिफोर इट्स अप्रूवल, तो प्रोक्लेमेशन को फिर अप्रूव कराना है विद इन 1 month ऑफ द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूशन। और इसका ये है शर्त पहली क्या है कि राज्यसभा ने इसको ऑलरेडी क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। सो अगर ये अप्रूव होती है फिर से तो कंटिन्यू हो जाती है अगले फिर 6 महीनों के लिए, एंड इसको हम अप्रूव कर सकते हैं इनडेफिनिट टाइम आफ्टर एवरी 6 months। लेकिन इसके लिए दोनों हाउसेस के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। मस्ट बी पास इन आइदर हाउस सेपरेटली थ्रू स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड ऑल्सो 2/3 ऑफ दोज प्रेजेंट इन वोटिंग। रिवोकेशन की बात करें, इट कैन बी रिवोक्ड बाय अ प्रोक्लेमेशन ऑफ such by the president at any time and does not require a parliamentary approval। की इसमें नीड नहीं होती है। फर्दर अगर लोकसभा पास करती है रिजोल्यूशन को, जैसे सिंपल मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास हुआ है कंटिन्यूएशन को डिसअप्रूव करने के लिए, तो ये रिवोक फिर इसको होना चाहिए। ऑल्सो इफ 1/10 ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा एक रिटन नोटिस दे देते हैं स्पीकर को या फिर प्रेसिडेंट को, या फिर एक स्पेशल सिटिंग होती है हाउस की, तो इट शुड बी हेल्ड विद इन 14 days फॉर द पर्पस ऑफ कंसिडरिंग डिसअप्रूविंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन। इम्पैक्ट क्या क्या होता है नेशनल इमरजेंसी का वो देखते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशंस पे क्या क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए, स्टेट एग्जीक्यूटिव कम्स अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंटर executive for any matters, however it is not suspended।
पार्लियामेंट एम्पावर्ड बन जाती है टू मेक लॉज ऑन एनी स्टेट सब्जेक्ट, कोई भी जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है तब पार्लियामेंट के पास वो पावर चली जाती है. These laws made by the parliament on stat list, they become inoperative 6 months after the emergency ceased to exist. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट लॉज बनाता है, अगर इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो 6 महीने बाद वो लॉज वो भी ऑपरेटिव नहीं होंगे. दिस इज इन केस ऑफ एनी स्टेट रिगार्डलेस वेदर इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है या फिर नहीं हुई है. प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकता है डिस्ट्रीब्यूशन किसका? रेवेन्यू का, सेंटर एंड स्टेट के बीच में ड्यूरिंग सच टाइम एज नेसेसरी. राइट्स देख लेते हैं हम. आर्टिकल 358 डील करता है विद द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज पर आर्टिकल 19 एंड 359 डील करता है विद अदर राइट्स. हाउएवर राइट अंडर आर्टिकल 19 सिर्फ सस्पेंड होता है इन केस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, नॉट इन केस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन. And only those laws related to the emergency are protected from being challenged from judicial review, not other laws. So 2021 always ये ऑपरेशनल रहेगा. प्रेसिडेंट के रूल जो है वो हमारे आर्टिकल 356 एंड 365 में ये मेंशन है. फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में हमारा बताया गया है. तो अब हम बात करते हैं गवर्नर की. सो गवर्नर अपॉइंटमेंट रिमूवल देखते हैं. गवर्नर का ये रिमूव हो सकते हैं किसी भी टाइम. प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं एज ही होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट प्लेजर. दिस इज नॉट जस्टिसिएबल. ऑलराइट, अपॉइंटमेंट इनका देखिए भाई, आर्टिकल 155 156 के हिसाब से बाय द प्रेसिडेंट एंड एंजॉयज द टेन्योर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. गवर्नर अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा on the advice of Council of Ministers. Nomination on Council of Minister of Chief Minister is more of a convention than a rule. तो सेम पर्सन को हम अपॉइंट कर सकते हैं गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टेट का गवर्नर, एक ही इंसान होगा. एक गवर्नर 2-3 स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है. आर्टिकल 74 के हिसाब से प्रेसिडेंट इज बाउंड to act on the aid and advice of the Council of Ministers. Hence, effectively, the Council of Ministers can also decide the removal or appointment of governor. रिमूवल की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी यहाँ पे रिमूवल का मैकेनिज्म नहीं दिया गया है इन केस ऑफ गवर्नर. हिस्टोरिकल अगर हम देखें, वीपी सिंह नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट 1989 में इसने पूछा था सारे गवर्नर को कि आप रिजाइन कर दो एज दे वर अपॉइंटेड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट चेंज हुई, सारे गवर्नर को भी रिजाइन करने के लिए बोल दिया. तो सम वर अलाउड टू कंटिन्यू एंड सम वर रिप्लेस्ड. सेम हुआ था 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई थी. इसने 14 गवर्नर को चेंज किया था जो वीपी सिंह ने अपॉइंट की थी एंड चंद्रशेखर की गवर्नमेंट. फिर 2004 एंड 14 में हुआ था मोदी के गवर्नमेंट के अंडर. सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन देख लेते. 2010 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बाइंडिंग प्रिंसिपल दिए थे इस मैटर में. बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. पावर जो है प्रेसिडेंट की गवर्नर को रिमूव करने के लिए, इसको कैन नॉट बी एक्सरसाइज आर्बिट्ररीली in an unreasonable manner. So this should be done only in rare and exceptional cases. ये कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट की पावर है गवर्नर को रिमूव करने की, तो ये सिर्फ रेयर केसेस में ही होना चाहिए. अनरीजनेबल मैनर में ये unacceptable होगी. Mere factor that governor does not conform with the political ideology or policies of the government does not form a ground for the removal of the governor. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि भाई अगर जो उसकी आइडियोलॉजी मैच नहीं होती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज से, तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप गवर्नर को रिमूव कर दो. Such a decision to remove the governor can be challenged in the court of law. To do so, petitioner को पहले क्या बनाना है? एक प्राइमा फेसिया बनाना है केस ऑफ आर्बिट्ररीनेस और बैड फेथ ऑन पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. If
दिस प्राइमा फेसिया केस एस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर कोर्ट रिक्वायर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप एक डॉक्यूमेंटेशन बनाओ ऑन द बेसिस ऑफ विच सच रिकमेंडेशन वाज मेड। कमीशन एंड देयर रिकमेंडेशन, सरकारिया कमीशन 1988 की रिकमेंड किया था कि जो रिमूवल है गवर्नर का वो एक्सट्रीमली रेयर और रीजनेबल केसेस में ही होना चाहिए एंड इफ इट हैपेंस गवर्नर शुड बी एबल टू मेक देयर केस। फिर आया था वेंकटाचार्य कमीशन 2002, सेम एज सरकारिया कमीशन, यही यहाँ पे जजमेंट आया था। पुंची कमीशन 2009 सजेस्टेड दैट ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट phrase should be removed from the constitution altogether। गवर्नमेंट को रिमूव नहीं करना चाहिए एट द विल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बट बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। मतलब जैसे रेजोल्यूशन से पास करके प्रेसिडेंट रिमूव होते हैं उसी तरह से रेजोल्यूशन को पास करके ही यहाँ पे जो है आप गवर्नर को रिमूव कर सकते हैं। गवर्नर क्यों अपॉइंट किया जा सकता है? Why? So it would save the country from yet another round of elections। गवर्नर जो इलेक्टेड है वोट्स के द्वारा वो अपने आप को कंसिडर करते हैं सुपीरियर टू द सीएम एंड दिस माइट लीड टू फ्रीक्वेंट फ्रिक्शन बिटवीन द टू। बहुत चांसेस होते हैं क्योंकि वो भी वोट से ही आते हैं गवर्नर। थ्रू अपॉइंटमेंट बाय द यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट शेल बी एबल टू एक्सरसाइज रीजनेबल कंट्रोल ओवर द स्टेट थ्रू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। अगर वो यूनियन गवर्नमेंट से अपॉइंट होके आते हैं तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है ऑन द ऑफिस ऑफ द गवर्नर या फिर कंट्रोल। रियल आउटकम देखते हैं। फ्रॉम एक्सपीरियंस इन इंडियन डेमोक्रेसी इट कैन बी सेड दैट गवर्नर ने हमेशा से एक्ट किया है एज इम्पार्शियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एज रिक्वायर्ड इन केसेस जहां पे गवर्नमेंट जो है स्टेट में इज फॉर्म्ड बाय ओनली वन सिंगल पार्टी बाय मेजोरिटी। मतलब जैसे कि कुछ स्टेट में सिर्फ एक ही पार्टी मेजोरिटी से विन की है, उस केस में गवर्नर ने एक इम्पार्शियल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह यहाँ पे काम किया है। हाउएवर इन स्टेट विद कोलिशन गवर्नमेंट central government has used the office to inviting the person they prefer to form a government to meet their own political motives। जहाँ पे coalition government बनती है वहां पे क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूज किया है ऑफिस को to inviting the person they prefer to form a government to meet their own political motives। तो ऐसा भी होता है। regardless the post of the government governor has always played a binding role of the center with the state और हमेशा से फेडरलिज्म को प्रमोट किया है इन मेनी एस्पेक्ट ऑफ दी एडमिनिस्ट्रेशन। अब आती पावर की। पावर का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।